गुड मॉर्निंग क्लास। आके कर लो। तो लास्ट क्लास में हमने मोनेरा काफी हद तक कर लिया था। आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। कोई डाउट है अभी तक जो हुआ है उसमें? तो आगे वाला लिख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें लिखनी है। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया हेडिंग डाल लो क्लास। आर्की बैक्टीरिया हेडिंग, सॉरी वो तो हेडिंग तो डाल ही रखी थी हमने। सारे फीचर्स लिख लिए थे ना, 3 टाइप्स भी देख लिया था। अब वो तीनों टाइप्स का मिथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, इसका कंपैरिजन लिखना है आगे। तो आगे इनका हम कंपैरिजन लिखेंगे। लास्ट क्लास में तीनों टाइप्स हमने देख ली थी। मिथेनोजन्स जो होते हैं बेसिकली कैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे? मार्शी कंडीशन। मार्शी क्या होता है? ऐसा इलाका जो दलदली है, जहाँ पे जो सॉइल है और जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो हमें जो मिथेनोजन्स हैं इनका हैबिटेट कैसा मिलेगा? मार्शी कंडीशन। या फिर ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? इन दी गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल जैसे कि बफेलो, काऊ। ठीक है। ये बातें नहीं, ये टेबल बना लीजिए। लास्ट क्लास में हमने तीनों टाइप्स देख लिए थे। तीनों टाइप्स को हम कंपैरिजन फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं। पीछे जगह नहीं है तो आगे बैठ जाओ ना। कॉपी खोल लो अपनी, लिखना शुरू कर दो। इधर ये, फिर आगे जाना है। इधर इधर इधर, ये, फिर आगे जाना है। कॉपी खोल लो, लिखना शुरू कर दो। ये लिखा हुआ है, दिखाना जरा। पहले के नोट से तो बातें करोगे फिर। ये इधर बातें कर रहे हो। आगे बैठो, चलो। चलो, जरूरी है बीच में फंसना जब आगे जगह है। जो कल 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया देखे थे उनको हम कंपैरिजन फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले सबका हैबिटाट है मार्शी कंडीशन एंड गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो हेलोफाइल्स है इनका हैबिटेट कैसा होगा? जहाँ पे हाई सॉल्टी कंडीशन होंगी। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके अगर सिचुएशन आ जाए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ KCl की अमाउंट ज्यादा है, तो कौन सा आर्के बैक्टीरिया मिलेगा? हेलोफाइल्स, क्योंकि KCl आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, सॉल्ट का टाइप है। थर्मो एसिडोफिल, इसमें क्या होगा? हाई टेम्परेचर और साथ में हाई एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन हाई है मतलब पीएच कम है या ज्यादा है? कम है। हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन। ब्रैकेट में पीएच इज इक्वल्स टू लो। बाद में फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एग्जाम्पल। न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सारे टाइप्स की डिटेल पता है। जो मिथेनोजन है ये केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे अपनी एनर्जी बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? CO2 या फिर फॉर्मिक एसिड, या फिर हम और क्या कह सकते हैं? इथेनॉल, या सॉरी मिथेनॉल
ये तीनों मिलके इसके ऊपर ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम काम करेगा और ये बनाएगा मीथेन, चाहे कोई भी हो, आइदर CO2 या फिर फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉल, इनसे बन जाता है मीथेन। और मीथेन को हम क्या कहते हैं? बायोगैस। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या बन जाता है? बायोगैस, या फिर बायोगैस को और क्या कहते हैं? गोबर गैस, उसका प्रोडक्शन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मिथेनोजन वाला, क्योंकि सेम आपका जब 12th में सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हो या फिर बायोगैस प्लांट पढ़ते हो वहां पे भी आता है कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसा रेस्पिरेशन है, क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्या करता है ये? या तो CO2 या फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉल को CH4 में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो CH4 है ये बायोगैस या गोबर गैस है। ये सारे एज इट इज याद करने हैं। हेलोफाइल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे। मोड ऑफ रेस्पिरेशन सब में किस तरीके का है। अब ये जो मिथेनोकोकस है, अगेन इसका रेस्पिरेशन ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन अगर वहां पे प्रेजेंट हुई तो बायोगैस नहीं बन पाती। ये स्लैश लगा रखा है, या तो फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाए या CO2 कन्वर्ट हो जाए या मिथेनॉल कन्वर्ट हो जाए। बस बातें नहीं। ये जो बोल रहे हैं लिख लिया ये? तो अब क्या बोलोगे फिर? वो नहीं है क्या ऑफिस बॉय? अब तो चल गया ये माइक। हो गया, माइक के लिए बुला रही थी मैं। माइक के लिए बुला रही थी, चल नहीं रहा था उस टाइम। वो उसको भेज दो, ऑफिस बॉय को। पानी नॉर्मल। हो गया भाई सबका। इसके बाद लिखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बेनिफिशियल भी आ जाता है, हार्मफुल भी आ जाता है। किसका रहता है ये चार्ट अभी?
अभी हो गया। एक जो हमने कल साइनोबैक्टीरिया जो लिखा था ना, उस साइनोबैक्टीरिया में जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था, जो डिफरेंस था एक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्या था पिगमेंट एनऑक्सीजेनिक में? बैक्टीरियो क्लोरोफिल था, ऑक्सीजेनिक में था क्लोरोफिल। तो कल एक वो मिस्टेक हमारी उसमें हो गई है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है, तो उसमें जो पिगमेंट है वो भी तो क्लोरोफिल है, वो हमने गलती से बैक्टीरियो क्लोरोफिल लिख दी थी, तो बैक्टीरियो को हटा दो, वो सिर्फ क्लोरोफिल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है। और ये बात डिफरेंस में भी हमने पहले लिखी थी कि प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में दोनों में सेम टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक करेक्शन कर लो, करेक्शन बस यही है कि इन ब्लू ग्रीन एल्गी जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं आएगा, क्लोरोफिल आएगा, बस यही लिखना था। तभी वो कंफ्यूजन हो रहा था एनसीईआरटी में। पिगमेंट क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल में प्लांट के जैसी पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, जो कि मेन फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले बेनिफिशियल लिखेंगे, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एनाबीना नोस्टॉक कर रहा है। फूड का सोर्स होता है स्पायरुलिना। अब काफी लोग स्पायरुलिना को एल्गी समझ लेते हैं, ये जो स्पायरुलिना है मेन अपना साइनोबैक्टीरिया में आ रहा है। साइनोबैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में ये एक बैक्टीरिया यहाँ पे कंसिडर होता है। एक आता है, बस करो, ये कितनी बात करोगे। एक हमारा जो हम एल्गी जब पढ़ेंगे वहां पे आएगा क्लोरेला, तो क्लोरेला भी यूज करते हैं जो स्पेस में जाते, स्पेस ट्रेवलर्स स्पायरुलिना को भी यूज करते हैं। बस स्पायरुलिना और क्लोरेला में डिफरेंस ये है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, वो अपना जो ग्रीन एल्गी होता है उसका एग्जांपल होता है क्लोरेला, ठीक है। ये दो यहाँ पे मेन बेनिफिशियल है। एक थर्ड जो बेनिफिशियल में आएगा वो आएगा कि मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन होना, कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिलस। तो ये दोनों लिख लो, आगे मैं थर्ड लिख रही हूँ, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये वाला एल्गल ब्लूम वाला हमारा उसमें आएगा हार्मफुल में, इसको यहाँ से काट देते हैं। फोर्थ बेनिफिशियल में आएगा प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर कौन सा बैक्टीरिया करता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ये सारे आपके माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हैं। यहाँ पे ये दो तीन हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेट्रा करके लिख देते हैं कि आगे की चीजें जब ट्वेल्थ वाला चैप्टर करेंगे तब आ जाएंगे, ठीक है। तो बेनिफिशियल सबसे पहले देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फूड का सोर्स स्पायरुलिना, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, फिफ्थ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम।
लिख लिया सबने ये? बातें क्यों हो रही हैं पर? इधर ये लास्ट सेकंड। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हार्मफुल एक्टिविटी। हार्मफुल में डिजीज आएंगी बैक्टीरिया की वजह से। साथ ही साथ जो ये एल्गल ब्लूम वाला पॉइंट है ये भी हार्मफुल में आएगा कि साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जब यहाँ पे देखा गया किसी भी पोंड में है या किसी भी वाटर बॉडी में है, जब काफी ज्यादा अमाउंट में उसका नंबर बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं पानी से, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिससे जो नीचे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है सबकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिर क्या है, डेथ कर देता है एक्वेटिक लाइफ की। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया का काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो कि वो किसी के लिए हार्मफुल होता है, तो वो फॉर्म करता है एल्गल ब्लूम को। ये एक हार्मफुल इफेक्ट होता है साइनोबैक्टीरिया का। तो आगे इसको लिखते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज में, जिसमें सबसे पहले हम इसी पॉइंट को लिखते हैं, हार्मफुल एक्टिविटी। हार्मफुल एक्टिविटी में सबसे पहला है एल्गल ब्लूम formed by ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या कर देती है, नीचे वाला एरो बता रहे डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज दी डिक्रीज दी ऑक्सीजन लेवल, और क्या कर देंगी, कोज डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। क्या हो रहा है क्लास? इसके अलावा सेकंड ये देखा जाता है काफी सारी ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होंगी। तो ये लिस्ट ऑफ डिजीज है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और कौन सा बैक्टीरिया यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। तो विब्रियो, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम, जेंथोमोनास। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से, अगेन इनमें से मान लो कोई भी 3 एग्जाम्पल ले लिया, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम, जेंथोमोनास। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो किसी फंजाई का ले लिया, राइजोपस, और पूछ ले कि चूज दी ऑड वन, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। या फिर हर एक जो एग्जाम्पल है, जेंथोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम, सैल्मोनेला, विब्रियो, ये आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही मिक्स करके आते हैं, एक एग्जाम्पल दे देगा जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, वो वायरस है, पूरा नाम ना लिख के कि टोबैको में डिजीज कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस, तो उस केस में वायरस। तो इस टाइप से यहाँ मेन डिजीज की जो एक समरी है, जो एग्जाम्पल्स की समरी है, वो आपके पास रहनी चाहिए। क्वेश्चन मेन इनके यहीं से बनते हैं, या सीधा कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये काफी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है। सैल्मोनेला टाइफाई, क्लोरेला विब्रियो कॉलेरी, टेटनस टेटनाई आ रहा है, सिट्रस कैंकर सिट्राई। तो ये तो डायरेक्ट है यहाँ पे, इनमें तो दिक्कत आएगी ही नहीं। क्या हो गया? लिखना शुरू नहीं किया, बातें करा लो बस, है कि नहीं, लिख लो, क्या बातें कर रहे हो?
उसने देखो लिख लिया, आपको पागल बना रहे हो। खुद लिख के इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो तुम क्यों लिखवा रहे हो आईडी? स्नैपचैट ही करना जिंदगी भर। ये इधर भी बहुत बोलते हो। यहाँ पे आके बड़ी नमस्ते याद आती है, हैं? हो गया सबका? तो जो मोनेरा है अब खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा में भी ज्यादा लिखने का ही है, मेन जो समझने का है उसको पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रोटिस्टा में मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कहाँ पे आ रहा था? जो हमने लास्ट में एक चार्ट बनाया था 5 किंगडम का, जो फ्लावर के जैसा दिख रहा था, उसमें प्रोटिस्टा एक तरीके से क्या बता रहा है कि वो क्या है? मोनेरा था पहले, मोनेरा के ऊपर था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, एनिमिलिया प्लांटे। तो एक तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूनिसेलुलर की जब बात करते हैं तो प्रोटिस्टा का फीचर मैच करता है मोनेरा से। यूकैरियोट्स की जब बात करते हैं तो प्रोटिस्टा का फीचर मैच करता है किससे? फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो प्रोटिस्टा को कहा गया है ये है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड ऑल दी हायर यूकैरियोट्स। ठीक है। तो प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर हायर यूकैरियोट। और यूकैरियोट्स में यहाँ पे आ रहे हैं फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज कहा गया है क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जिसके पास सेल वॉल है, ऐसे भी हैं जिन पे सेल वॉल नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आएंगे जैसे कि स्लाइम मोल्ड में जब स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर के पास सेलुलोज की सेल वॉल होगी। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्लाइम मोल्ड, उसमें प्लांट के जैसा भी फीचर आएगा। स्लाइम मोल्ड में देखा जाएगा फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फंजाई के जैसा भी फीचर नजर आएगा, एक प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होगी तो लगेगा एनिमल के जैसा है। मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का कि वो किसके अंदर आएंगे। साथ ही साथ जो क्लेमाइडोमोनास हमने देखा था कि प्रोटिस्टा में आना चाहिए, वो क्लेमाइडोमोनास हम जब ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे उसमें यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल आता है। तो एक बोटेनिस्ट के हिसाब से क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, बट एक ऐसा साइंटिस्ट जो प्रोटिस्टा पे स्टडी करता है उसके लिए ये एक प्रोटिस्टा है। तो इसीलिए इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर नहीं हुई। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से किंगडम की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है? प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बाउंड्रीज ऑफ बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट क्लियर। इसका रीजन यहाँ पे लिखते हैं अब। रीजन है कि क्लेमाइडोमोनास मोनास comes under unicellular green algae
and also under protista। बोलना जरूरी है ना, इतनी बार कह दिया फिर भी। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे कि स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की डिटेल जब अभी आगे आएगी तो इसमें हम देखेंगे इट हैज प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंगस लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोटिस्टा है, अभी सारी बातें फिर से नहीं लिख रहे, जब हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तब आ गया था कि ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। किसने बताया था प्रोटिस्टा के बारे में? अर्नस्ट हैकेल। कौन से किंगडम में? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वहाँ वो सब कुछ हो चुका है, तो वो यहाँ मेंशन करने की नीड नहीं है। बीइंग ए यूकैरियोट, इसके पास क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज होंगी, प्रॉपर जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो सब में था। तो एनसीईआरटी इन सब बातों को लिखती है, तो अगेन वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लास्ट सेकंड क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ तुम, फर्स्ट बेंच पे आओ, और मेरी क्लास में इनके साथ बैठोगे नहीं, आगे ही बैठोगे, आओ। तो बीइंग ए यूकैरियोट, इसके पास सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो अगेन हमें बस पता है कि यूकैरियोटिक है, तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा और वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगी। ठीक है, अभी हम सीधा इसका क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, आगे इसका क्लासिफिकेशन। कि प्रोटिस्टा के अंदर 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक ऐसे जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, एक ऐसे जो सेप्रोफिटिक हैं, एक ऐसे जो कि ना फोटोसिंथेटिक है ना सेप्रोफिटिक है, जिसको हम यहाँ पे किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो ना आगे, हो गया ये सबका। आगे फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आएगा, एक होगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये स्नैपचैट वाला, खड़े हो जाओ, आ जाओ, पधारो आगे, पधारो हमारे देश है। कौन सा है ये? वो उस इधर खिसक जाओ आप। और दोनों ने फिर से बात की तो क्लास के बाहर जाओगे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखा दिया करो कभी। जितनी डांट पड़ रही है, जितना अलग कर रही हूँ, उतने ज्यादा बोलते जा रहे हो। शर्म तो है ही नहीं। टीचर यहाँ बस यही करने आए हैं कि बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और तो कोई काम ही नहीं है, खुद को भी नहीं है, औरों को भी नहीं है, हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। एक क्या है? प्रोटोजोन्स। अगर यहाँ पे ये कहा है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के पास यहाँ पे फिर जो पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो सब हमें देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं कि आता क्या है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आता है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स में क्या आता है? डायटम्स एंड डेजमिड्स। डेजमिड्स को और क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी। तो हम यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं डायटम्स की, डेजमिड्स की नहीं पढ़ते। क्राइजोफाइट्स के बाद क्या आएगा? डाइनोफ्लैजिलेट्स
और डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद युग्लिना। अब फोटोसिंथेटिक है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक। तो ये देखा गया है कि क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट्स इन दोनों के अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पर युग्लिना में क्या ऑटोट्रॉफिक है, पर ऑटोट्रॉफिक के साथ इसमें हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। जब दिन का टाइम है, सनलाइट होगी, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे जो युग्लिना है वो। जब रात का टाइम होता है तब ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीजों पे फीड करते हैं। तो युग्लिना के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं कि इनका न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि इन डे या ड्यूरिंग डे ये है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। और जब नाइट का टाइम होता है, इन नाइट, ये है सेप्रोट्रॉफिक। और सेप्रोट्रॉफिक क्या था, हेट्रोट्रॉफिक का टाइप, या फिर हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक क्लासेस की जिसमें न्यूट्रिशन को हमने पहले मेंशन कर दिया। सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें आता है स्लाइम मोल्ड, जिसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे। और जो प्रोटोजोन्स हैं ये 4 टाइप के होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसके अलावा अमीबॉइड, और इसके अलावा स्पोरोजोआ। तो ये प्रोटोजोन्स 4 टाइप के हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोन्स। डिटेल प्रोटोजोआ की आपकी आती है जब आप पढ़ते हो 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे एक ओवरव्यू है, उसी ओवरव्यू को थोड़ा सा देखना है कि किसका क्या काम है। डिटेल 12th में आती है, ये वाला सारा पोर्शन हम अभी डील करेंगे। बस करो, मौका चाहिए बस। हो गया सबका? लिखो फिर जल्दी, इतना स्लो कैसे लिख रहे हो आज? नेक्स्ट हेडिंग लिख लो इसमें, स्लाइम मोल्ड। पहले स्लाइम मोल्ड को पढ़ते हैं। क्लास सेप्रोफिटिक है तो ये क्या होगा, डीकम्पोजर या डेट्रिटिवोर्स? सेप्रोट्रॉफिक जो होता है वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। क्या था डीकम्पोजर्स के अंदर?
कि जिनके पास माउथ नहीं होता अपने बॉडी के एंजाइम्स बाहर सिक्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज करते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सबसे पहले स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड कैसा स्ट्रक्चर है? स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म है सबका यहाँ पे एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में है एक स्पोर। ये स्पोर जब गिरा किसी भी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे, सुटेबल सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है? मेन इनको क्या चाहिए? डेड मैटर, जैसे कि कोई भी ट्री की जो लीव्स हैं वो गिरी हुई हों या कोई भी डेड मैटर है वो इसको यहाँ पे मिल गया, कोई भी एक सुटेबल सबस्ट्रेटम। कोई भी सुटेबल सबस्ट्रेटम यहाँ पे है। मत करो भाई बात, क्या हो गया ऐसा? सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जब ये पोर गिरा तो यहाँ पे इसने इसको फूड मिल गया। सुटेबल सबस्ट्रेटम क्या है यहाँ पे? डेड मैटर या फिर फॉलन लीव्स, एक तरीके से डेड ही हो जाती हैं। ट्री की जो ट्विक्स होती हैं, ब्रांचेस वगैरह, वो सब। तो ये जो यहाँ पे स्पोर गिरा इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या स्टार्ट हो गई? ये स्टार्ट कर देगा डिवीजन, स्टार्ट माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के अंदर बेसिकली किस टाइप का डिवीजन होगा? न्यूक्लियस तो डिवाइड करता रहेगा पर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसकी वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी। और इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये फिर से यहाँ पे फर्दर और ग्रोथ करता है और अपना जो साइज है इसको इंक्रीज करता है। प्लाज्मोडियम कब बना? जब ये अपने सुटेबल सबस्ट्रेटम पे है, मतलब कंडीशंस आर फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन थी। ये डिवाइड कर रहा है, एक प्लाज्मोडियम इसने बना दिया। ये ग्रोथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चलती रही, जो ग्रोथ है ये है कॉन्टिन्यूस, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में क्या होगा? जो ये प्लाज्मोडियम है ये और बड़े साइज का यहाँ पे हो जाएगा। प्लाज्मोडियम इस तरीके से हमें देखने को मिला। पर एक टाइम ऐसा आया कि जो कंडीशन है वो हो गई अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन जब हुई तब ये देखा जाता है, जैसे नॉर्मली फंगस जब पढ़ते हो, थोड़ा सा अगर आइडिया हो, फंजाई में एक हाइफे होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ हाइफे में क्या है? माइसीलियम। माइसीलियम की ही अगर ग्रोथ हो गई उससे बन जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? एक माइसीलियम की ही टाइप होती है, मॉडिफाइड माइसीलियम होता है। तो वैसे यहाँ जब कंडीशंस आ जाती हैं अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल जब कंडीशंस आई, उन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? जो ये प्लाज्मोडियम है इसकी बॉडी पे बन जाएंगी फ्रूटिंग बॉडीज, इसके ऊपर यहाँ पे बन जाएंगी फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होगा मियोसिस। यहाँ पे ये क्या है? जब कंडीशन है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम पे बन गई फ्रूटिंग बॉडी। और इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस से इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। और वो जो स्पोर्स होंगे उन स्पोर्स की जो वॉल है
वो होगी सेलुलोज की। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, मैं अकेली फ्रूटिंग बॉडी शो कर रही हूँ कि इसके अंदर स्पोर्स बन गए, इसके अंदर स्पोर्स बन गए, और जो स्पोर्स हैं उसके पास है फ्रूटिंग बॉडी, सॉरी उसके पास है सेलुलोज की सेल वॉल। स्पोर्स हैविंग, स्पोर्स हैविंग सेलुलोज सेल वॉल, ठीक है। सेलुलोज की सेल वॉल है स्पोर्स में। जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी तब उस कंडीशन में जो ये स्पोर है ये रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्पोर रिलीजेस, स्पोर्स रिलीजेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो साइकिल है वो चलती है। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की, ये अपना था फर्स्ट पॉइंट। स्पोर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरा, यहाँ पे इसने माइटोसिस स्टार्ट की। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तो एक ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम थोड़ा और ग्रो किया। कंडीशन जब अनफेवरेबल आई तो फ्रूटिंग बॉडी बन गई। इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होके जो स्पोर्स बनेंगे उनके पास एक सेलुलोज की सेल वॉल आएगी, और ये जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। ये जो डिस्पर्स का प्रोसेस है ये अभी नोन नहीं है, तो स्पोर्स गिरे और आगे फिर से प्रोसेस कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब फेवरेबल कंडीशन है तब क्या बनता है, प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। साइकिल को ड्रॉ कर लो। ये सारा मिक्स हो गया है तो साइकिल ही दोबारा बनानी है, दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। साइकिल ही तो चल रही है। अब मेरे वर्ड्स पीछे दिखे इसलिए थोड़े बड़े साइज के वर्ड्स लिखे, बड़े साइज का वर्ड लिखा तो सब मिक्स हो गया। दोबारा बनाना है तो बना देंगे, नहीं आप इसको बनाओ। मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ इन पे, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट है स्पोर, सेकंड ये वाली सिचुएशन है। थर्ड नंबर पे हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में बताया। फोर्थ नंबर पे हम प्लाज्मोडियम के बारे में बता रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे हम अनफेवरेबल सिचुएशन को बता रहे हैं। सिक्स नंबर पे हम मियोसिस को बता रहे हैं। सेवंथ में हमने कहा स्पोर्स यहाँ सेलुलोज की सेल वॉल है। एट नंबर पे हमने कहा स्पोर्स रिलीज हो गए, और रिलीज होके ये जो साइकिल है फिर से कंटिन्यूस हो गई। मैं फिर से लिख देती हूँ, या तो कितनों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से बना देती हूँ। चलो चलो लिखो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो मुझसे पूछ ले बीच बीच में, अगर ढंग से सुना है तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बोलो क्या कह रहे हो। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल में बस ये जो स्पोर था सुटेबल कंडीशन में ऐसे सबस्ट्रेटम पे गिरा जो कि फेवरेबल है। फेवरेबल होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये इसको चाहिए। जब इसको ये मिला तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ग्रोथ का मतलब यूनिसेलुलर में क्या होता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं करता, तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है जो कि प्लाज्मोडियम कहलाती है, ठीक है। बस जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये प्लाज्मोडियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। प्लाज्मोडियम फेवरेबल में है, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी।
पाते नहीं। हो गया सबका? कितनों का रहता है ये? कौन बोल रहे हो उधर? किसकी एक्टिंग कर रहे हो आप? यहाँ पे कोई तो कर रहे हो। अब मैंने तो आपको पॉइंट आउट नहीं किया, अब आप कर रहे हो। आप खुद ही कह रहे हो बहुत बोलते हो। ये मार्क्स हटा के बैठा करो मेरी क्लास में। तुम बहुत बोलते हो। नंबर आने वाला है आगे। जगह नहीं दिखी, नहीं मैं बुला लेती। ठीक है। अभी हो गया सबका ये? लिखने का काम हो गया सबका? एक बार फिर से इस साइकिल को समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये कहा कि स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे स्पोर्स लिए, स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स को चाहिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन था, तो ऐसी जगह जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर हो, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर जाना या उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस गिर जाना या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो यहाँ पे हमने कहा कि एक ऐसा सबस्ट्रेटम है जहाँ डेड मैटर है, और उस डेड मैटर पे ये स्पोर आया और इस स्पोर ने माइटोसिस को स्टार्ट किया। और वो माइटोसिस जो है ऐसी होगी जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं है पर कैरियोकाइनेसिस है। तो यहाँ इसकी वजह से ये कंडीशन कैसी है, डेड मैटर तो उसको चाहिए, उसकी फेवरेट चीज है, ये फेवरेट चीज है, तो कंडीशन हो गई फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन हो गई तो यहाँ पे ये डिवाइड करके इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम और ज्यादा ग्रो करेगा, पर ग्रोथ के टाइम कंडीशंस आ गई अनफेवरेबल। जब कंडीशंस आ गई अनफेवरेबल तो ये देखा गया कि इस प्लाज्मोडियम पे कुछ फ्रूटिंग बॉडी बन गई इस तरीके से, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यहाँ पे मियोसिस हो गया, यहाँ पे मियोसिस हुई, और मियोसिस से बने स्पोर्स, इस फ्रूटिंग बॉडी में बने स्पोर्स, और वो जो स्पोर है इनके पास है सेलुलोज की सेल वॉल। सेलुलोज सेल वॉल है स्पोर्स के पास। कौन हंस रहा है ये सारे एक जैसे हैं। आगे से फर्स्ट सेकंड बेंच पे बैठोगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों बेंच जो बातें कर रहे हैं ये नहीं। तो ये सेलुलोज की जो सेल वॉल वाले स्पोर्स हैं, इनका जो स्पोर्स का डिस्पर्स करने का प्रोसेस है वो अननोन है, पर ये स्पोर जब कंडीशन आएंगी फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे और डिस्पर्स करेंगे ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, और जाके गिर जाएंगे अगेन एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। तो पीछे मैंने जितना इनका पॉइंट्स था वो यहाँ पे साथ में लिख दिया, इसीलिए काफी सारी चीजें थी कि ये स्टार्ट हो गया माइटोटिक डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैंने यही मेंशन कर दिया। इसके अलावा कि फेवरेबल फेवरेबल कब है, अनफेवरेबल कब है, पर इन शॉर्ट ये जो साइकिल है इस तरीके से है कि स्पोर डेड मैटर लेगा तो फेवरेबल है, नहीं मिला डेड मैटर तो फ्रूटिंग बॉडी बन के स्पोर्स बन जाएंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाने के लिए मियोसिस होता है। उसमें सेल साइकिल में मैंने आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट करवाया था। स्पोरोफाइट में क्या बताया था कि स्पोर्स बनाने के लिए मियोसिस होता है, और गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाने के लिए माइटोसिस होता है। पर यहाँ एज सच हम कुछ गैमीट तो बना नहीं रहे,
हम मेनली बस स्पोर बना रहे हैं, तो स्पोर जहां भी बनेगा हमेशा वो क्या होगा, मियोसिस की हेल्प से बनता है। ठीक है, हो गया क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है? अगर एक बार पढ़ के आना लगे कि फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्यों स्लाइम मोल्ड का प्लांट के जैसा, एनिमल के जैसा, इन फंजाई के जैसा नेचर है। तो लास्ट पॉइंट इसमें कि स्लाइम मोल्ड हैव प्लांट लाइक नेचर, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक नेचर। प्लांट लाइक क्यों है? क्योंकि स्पोर्स हैव सेलुलोज सेल वॉल, स्पोर्स हैव सेलुलोज सेल वॉल। एनिमल लाइक क्यों है? प्लाज्मोडियम कंटेन नो सेल वॉल, प्लाज्मोडियम कंटेन नो सेल वॉल। और फंजाई लाइक क्यों है? फ्रूटिंग बॉडी इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसीलिए हम यहाँ फ्रूटिंग बॉडी बने, इसीलिए हम स्लाइम मोल्ड को, जिनको हम सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई। तो यहाँ पे एक और पॉइंट, स्लाइम मोल्ड ऑल्सो नोन एज, मोल्ड वर्ड आ गया तो माउल्ड जो है फंजाई में ही बनता है ना, तो इसलिए स्लाइम मोल्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टन फंजाई। ठीक है, इसमें सबके जैसे फीचर आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में फंजाई के जैसा भी, प्लांट के जैसा भी। इनका खुद का अपना एक नेचर अलग है, इसीलिए इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो स्लाइम मोल्ड खत्म हुआ। अब नेक्स्ट प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स का नेचर कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ ये यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि किसके अंदर हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो नेक्स्ट जो प्रोटिस्टन है, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन्स का न्यूट्रिशन हमेशा होगा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनका जो हैबिटाट है,
ये एक्वेटिक कंडीशन भी हो सकता है, या फिर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं। एक्वेटिक या फिर एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या था? जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके जो फर्दर 4 टाइप्स हैं उन सबको यहाँ लिखते हैं। पहला था अमीबॉइड, टेबल बनाते हैं एक। सबके फीचर्स लिखेंगे पहले तो यहाँ पे अमीबॉइड, फिर फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। सबके पास लोकोमोशन करने के लिए क्या प्रेजेंट है? लोकोमोशन। अमीबा के पास क्या होता है? सूडोपोडिया, वही आ जाएगा यहाँ पे। अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड नाम ही बता रहा है, फ्लैजिला। सीलिएटेड, सीलिया। स्पोरोजोन्स के पास नो लोकोमोशन। बस करो। लोकोमोशन के बाद हम इनका क्या देखते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट में देखा जाएगा जो अमीबॉइड हैं ये एक्वेटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होंगे। हैबिटेट में हम देखेंगे इनका है फ्रेश वाटर या फिर मैराइन वाटर भी मिल सकता है, या फिर मॉइस्ट सॉइल। मतलब मेन वहां मॉइस्चर होना चाहिए। पर जो फ्लैजिलेटेड हैं इनका देखा जाता है एक्वेटिक कंडीशन या फिर एज ए पैरासाइट। इसी तरीके से सिलिएटेड को हम कह देंगे एक्वेटिक कंडीशन या फिर पैरासाइट। और जो स्पोरोजोन्स हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब लीव इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल आता है इसके अंदर मलेरिया की लाइफ साइकिल का ना, एंडोपैरासाइट होते हैं। थर्ड यहाँ पे देखते हैं थर्ड देखते हैं कि क्या कोई स्पेशल फीचर है सबके अंदर। स्पेशल फीचर तो अमीबा में ये देखा गया है किसकी सेल वॉल बनी होती है? सिलिका की। फ्लैजिलेटेड का स्पेशल फीचर क्या है? ये क्लोज एसोसिएशन में रहता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, आइदर म्यूचुअलिज्म या फिर कमेंसलिज्म। तो ये देखा जाता है लिव इन क्लोज एसोसिएशन। सिलिएटेड, सीलिया के बारे में सेल बायो में क्या देखा था? और लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये देखा गया है कि जैसे पानी अगर सराउंडिंग में मूव कर रहा है, वो फ्लैजिल जो कोई बॉडी है जैसे पैरामीशियम, उसकी बॉडी पे काफी सारा सीलिया है,
वो खुद अगर मूव कर रहा है तो साइड में जो वाटर था उसको भी मूव करा रहा था। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो पैरामीशियम है या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे सीलिया है, तो वो उसकी बॉडी में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको गलेट बोलते हैं। अगर साइड में सराउंडिंग में फूड पड़ा है और वो उस ऑर्गेनिज्म ने सीलिया अपना मूव करना स्टार्ट किया मूवमेंट के लिए, तो उसके सराउंडिंग में जितना भी खाना होगा वो एक जगह उस सीलिया की मूवमेंट से इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे वो फिर से सीलिया को मूव करेगा वो सारा खाना उसकी बॉडी में आ जाता है। क्योंकि एक वैक्यूल था, फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल भी किस में मिलता था? प्रोटिस्टा में लिखा था हमने। तो यहाँ वो प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प कर देता है ताकि वो अच्छे तरीके से फूड को ले सके, जिसमें सीलिया ने अपनी मूवमेंट की और जो गलट या ओपनिंग थी वहां से फूड पार्टिकल्स उसमें एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, स्पेशल ओपनिंग नोन एज गलट। इसके बारे में आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। स्पोरोजोन्स के अंदर क्या आएगा? स्पोरोजोन्स जो होते हैं किसी भी होस्ट की बॉडी पे प्रेजेंट होंगे और उसका सारा न्यूट्रिशन वहां से निकाल लेते हैं। तो ये बस एक पैरासाइट की तरह वहां प्रेजेंट होगा, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। इतना लिखो, फिर आगे एग्जाम्पल और इनके पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहे हो? बस ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहेगा। इकोलॉजी में आते हैं ना, जैसे कमेंसलिज्म वाला एक एसोसिएशन, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, उसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा था। तो जो फ्लैजिलेटेड होंगे, जैसे ट्रिप्नोसोमा इसका एग्जाम्पल आएगा, हमारी बॉडी में जब स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है तो देखने को मिलता है कि ये बॉडी में आके कहीं ना कहीं रहने लगा। क्लोज एसोसिएशन क्यों है? क्योंकि पैरासिटिक है। तो पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म था, उसके साथ एक और आ गया और वहीं पे ये रहना स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, क्लोज एसोसिएशन बस दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन यहाँ पे हो गया। ये आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले तो जो गलेट वाला था उसमें लिखते हैं कि हमने देखा एक स्पेशल ओपनिंग जिसको यहाँ पे गलेट बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है और उसको क्या हेल्प करेगी? द फूड पार्टिकल्स, द फूड पार्टिकल एंटर्स थ्रू गलेट। ठीक है, अब सबके एग्जाम्पल्स आएंगे। अमीबॉइड वाले में आ जाएगा एंटमीबा, फ्लैजिलेटेड में आ जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। और अमीबॉइड में पैरामीशियम, और लास्ट वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, या फिर सिंपल प्लाज्मोडियम जिसमें हम कह देंगे मलेरियल साइकिल। पैरामीशियम के विद रिस्पेक्ट में एक डायग्राम हम यहाँ पे अगर बनाएं, तो रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ क्योंकि इसमें मेन हमें न्यूक्लियस को दिखाना है। दो टाइप का न्यूक्लियस था। जब न्यूक्लियस हमने किया था सेल बायो में, तब हमने देखा था बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एक तो डाइकैरियोन फंजाई में थी,
एक पैरामीशियम में थी। तो ये जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी पे हमने यहाँ पे कहा सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और बीइंग ए यूकैरियोट इसके पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा इसके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा। बाकी और भी चीजें हैं उनको हम मेंशन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एक है मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस का शायद फंक्शन वहीं लिखवाया था क्या, क्या फंक्शन है मैक्रोन्यूक्लियस का, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल करता है वेजिटेटिव कैरेक्टर को, कंट्रोल वेजिट, ये फैन ऑन कर दो ना, क्यों बंद कर दिया, करना हो। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। एक इसकी बॉडी में होता है माइक्रोन्यूक्लियस, और माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे। बस करो, कितनी बातें करोगे, बिल्कुल ही नालायक होते जा रहे हो। यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो बॉडी के वेजिटेटिव कैरेक्टर कंट्रोल करता है, माइक्रो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसकी बॉडी में खुद का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। बीइंग यूकैरियोट इसके पास खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। मेन डायग्राम हमने माइक्रो और मैक्रो को शो करने के लिए बनाया है। तो जो प्रोटोजोअन्स है ये भी खत्म। अब हमारा लास्ट बचता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। बोलो। हाँ, पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं, सेल वॉल हम इनमें पढ़ेंगे अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट में। अमीबा में पढ़िए सिलिका की सेल वॉल। जब टेस्ट का रिजल्ट आए तो जिसके जो भी क्वेश्चंस गलत हों एक बार उनको देखना जरूर कि कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है या सिली मिस्टेक से हुआ है या चीज़ याद नहीं थी। जो भी है अपना साथ साथ चीज़ों को चेक करना और पूछ लेना। रिजल्ट आया नहीं है ना अभी, आज ही आएगा। आंसर की तो शायद आ गई होगी ऐप में, देखा था। बस बकवास करवा लो कितनी भी। क्या चीज, ये डायग्राम एक अच्छा सॉरी, न्यूक्लियस इसमें नहीं बना, ये गलती से बना, ये मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये इसको न्यूक्लियस को मत लिखो, माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस तो दो बना ही लिए थे, ये गलती से मैंने यूग्लिना वाला न्यूक्लियस यहाँ पे जो एक अलग साइज का प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट कर दिया था। न्यूक्लियस नहीं है ये फूड वैक्यूल है। हो जाता है काफी बार। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये फूड वैक्यूल है, यूग्लिना में बनाते हैं ऐसे अलग से लार्ज साइज का। न्यूक्लियस तो दो है, मैक्रो और माइक्रो। बस पीछे तो बातें करा लो, कुछ कभी बताना नहीं है क्या है क्या नहीं है। सबका हो गया ये। अब इसके बाद जो हमारा आएगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। नाम में फोटोसिंथेसिस आ गया तो हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सब में मिलेगा। ऑटोट्रॉफिक डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना। यूग्लिना के लिए खास बात यह आ जाती है कि उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो हायर प्लांट्स के साथ मैच करता है। हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट होते हैं,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो ये सब कुछ हमें यूग्लिना में मिलेगा। पर डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट में भी तो फोटोसिंथेसिस है, उसमें क्लोरोफिल बी की जगह क्लोरोफिल सी मिलता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब हमें डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में मिलेंगे। ये बात है इनके न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में। फिर दूसरी बात आ जाती है कि सब में क्या सेल वॉल है, तो देखा गया डायटम्स में भी सेल वॉल है। किसकी बनी है? सिलिका की बनी है। अब डायटम्स अगर याद हो इकोलॉजी में, जब हम एक्वेटिक फूड चेन पढ़ते हैं तो काफी बार वहां पे आ जाता है कि वो डायटम्स एज ए जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं, जिसके ऊपर स्मॉल फिश एक्ट करती हैं। तो वो क्या है? डायटम्स बॉटम ऑफ सी में मिलेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे सी के। ये बात आ गई। इनकी जो सेल वॉल है किस तरीके से देखने को मिलती है? डायटम्स की सेल वॉल इस तरीके से मिलती है। दो कवरिंग होती है इनके पास। एक कवरिंग यहाँ हमें देखने को मिलती है इस तरीके से, उसी के ऊपर दूसरी कवरिंग। तो ऐसे लगता है जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स जैसा ये एक अपीयरेंस है। तो सॉफ्ट बॉक्स लाइक अपीयरेंस मेनली मिलता है डायटम्स में। और देख लेते हैं कौन बोल रहे हैं, आप ही बोल लो, आ जाओ। तो जो डायटम्स है इसमें सॉफ्ट बॉक्स लाइक अपीयरेंस है। एक वॉल उसके ऊपर ही दूसरी वॉल एक जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स है वैसे प्रेजेंट है। सिलिका की सेल वॉल थी। और हमने अभी अभी कहा कि जो डायटम्स हैं वो सी बॉटम में मिलेंगे। बॉटम में जब इनकी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद डायटम्स की जो वॉल है वहां इकट्ठी होगी। वॉल बनी थी सिलिका से। सिलिका होता है इनडिस्ट्रक्टेबल, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है कवरिंग को। पर नीचे काफी सारा ये सिलिका जब इकट्ठा हो गया तो ऐसे लगता है कि सी बॉटम में कुछ वाइट पाउडर सा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और वो वाइट पाउडर ऐसे लगेगा कि जैसे मिट्टी के टिले होते हैं वैसे समुन्द्र में नीचे डाई एटोमेशियस अर्थ हमें नजर आएगी। डाई एटम्स की वजह से वाइट पाउडर इकट्ठा हुआ, इसीलिए उसका नाम है डाई एटोमेशियस अर्थ। और ये यहाँ पे जो ये पाउडर है, जो सिलिका का पाउडर है, इसको हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं या फिर फिल्टरेशन प्रोसेस होता है वहां यूज कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हम पढ़ते हैं डाई एटम्स के बारे में। इनके अलावा डायटम्स में ये देखा गया कि पूरी साइकिल में जब सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तभी फ्लैजिला होगा, अदरवाइज कभी भी इसमें हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। तो पहले मैं एनसीईआरटी खोल रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन करके एक चार्ट हम इसका बाद में बनाएंगे, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मेन कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि डायटम्स में और गोल्डन एल्गी दोनों क्राइजोफाइटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेराइन या फ्रेश वाटर सब जगह ये मिल सकते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक नेचर का है। सेल वॉल सिलिका की है, सोप बॉक्स जैसी अपीयरेंस है। सिलिका है इसीलिए इसको तोड़ नहीं सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल है। इसके अलावा डायटोमेशियस अर्थ इससे बन गई। ग्रीटी है तो पॉलिशिंग फिल्टरेशन में यूज होगा, और ऑशियंस में प्रोड्यूसर की तरह ये मिलता है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पिगमेंट मेंशन नहीं है जो कि थी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतना ही हमें इसके बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा एडवांस पे भी आएंगे, सब कुछ हमें मिल जाएगा इसी में। नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स को, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट है इनका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके से जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होगा। एक साइड में रिबन शेप का, एक यहाँ पे स्ट्रेट फ्लैजिला मिलता है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें। अब जैसे कोई लट्टू होता है उसको हम घुमाएं और साइड में एक धागा हो, एक उसके अंदर नीचे, लट्टू की जो अपीयरेंस है किस तरीके से होगी? इस तरीके से जो लट्टू होता है देखने को मिलता है, साइड में एक धागा होता है, नीचे इस तरीके से जो ये पिन है प्रेजेंट है। हम एक तरफ से उसको जब खींचते हैं तो जिस तरीके से ये घूमता है वैसी ही मूवमेंट कुछ डाइनोफ्लैजिलेट की हमें देखने को मिलेगी। डाइनोफ्लैजिलेट में फिर उस मूवमेंट को नाम दिया जाता है वर्लिंग विप्स या फिर स्पिनिंग मूवमेंट। और वो क्यों है? क्योंकि इसके पास एक साइड में ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, एक यहाँ नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला इसमें देखने को मिलता है। और क्या बात इसके अंदर आएंगी? और ये आता है कि डायटम्स में
ऊपर की तरफ जो वॉल है उसको नाम दिया जाता है थिक्का या लॉरिका। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी। इनके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं अलग अलग पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो इसको कभी रेड कलर, कभी ग्रीन, कभी ब्राउन, ये सारा कलर प्रोवाइड करेगा। पर डायनोफ्लैजिलेट के रिगार्डिंग में एक मेन कलर आता है जो कि है रेड, और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक पिगमेंट, पेरिडिन पिगमेंट होती है, जो कि डायनोफ्लैजिलेट को रात के टाइम एक प्रोसेस होता है बायोलुमिनेसेंस, जो हम टीवी में देखते हैं, काफी बार कार्टून में ज्यादातर आता है। कार्टून में होता है ना कि जो समुंदर है उसके किनारे या फिर उसमें हमें देखते हैं कि उसमें से लाइट निकलती है, तो जो लाइट वहां से निकलती है वो एक बायोलुमिनेसेंस वाला फिनोमिना होता है। बायोलुमिनेसेंस में मेन रेड कलर का यहाँ पे कलर हमें अपीयर होगा, इसीलिए रेड टाइड कभी भी आ गया, तो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायनोफ्लैजिलेट। अभी भी बातें कर रहे हैं, सबको देख रही हूँ, फिर भी यही देख रही हूँ मैं कौन बोल रहा है। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट है इसमें आ जाएगा कि एक तो सेलुलोज की प्लेट इसमें प्रेजेंट होगी, अलग अलग पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, मेराइन कंडीशन में ये मिल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक तो ये है ही, क्लोरोफिल ए एंड सी, 2 फ्लैजिला होगा, एक ट्रांसफर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है गोनियोलेक्स। इसके अलावा ये देखा गया कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स है एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन, और वो जो टॉक्सिन है वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स को अफेक्ट करता है। कोई इनवर्टिब्रेट अगर उस फिश को अगर खा ले तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में हो जाता है, सॉरी उस डायनोफ्लैजिलेट को अगर खा ले तो उसकी बॉडी में डिजीज हो जाती है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। ठीक है, तो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर डायनोफ्लैजिलेट को खा लिया तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, पैरालिसिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल और इसमें कुछ है नहीं, मेन डिजीज है पैरालिसिस, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लास्ट जो इसके अंदर बचा है वो है युगलीना। युगलीना के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि युगलीना जो है फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर के अलावा हमें ये देखने को मिलेगा कि इसके पास सेल वॉल नहीं होते। युगलीना का जो डायग्राम, बस करो, युगलीना का जो डायग्राम है इस तरीके से है, इसके बाहर सेलुलोज की लेयर, ना ही कोई स्टिफ, ये खड़ी हो जाओ लास्ट थर्ड बेंच पे दोनों, सॉरी लास्ट टाइम भी यही था क्या? खड़े हो, बस करो, ये दोबारा बात नहीं करना। आगे से ऐसे ही दिखता है कि बस बस, लास्ट देखते हैं युगलीना। युगलीना के अंदर ये देखा गया है कि कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट, बस करो अब, युगलीना में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह बाहर बॉडी पे एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि क्या कहलाती है, पेलिसेल। पूरी बॉडी में इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं मायोनीम्स। तो मायोनीम यहाँ कहीं मेंशन होगा, ये रहा, ये पेलिसेल मेंशन है। तो जो मायोनीम है, जैसे स्नेक क्रिपिंग मूवमेंट करता है वैसे ही युगलीना की बॉडी इन मायोनीम्स की वजह से एक क्रिपिंग मूवमेंट शो करती है, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ये देखा गया कि ऊपर से यहाँ पे एक फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला इसका रफ होता है, और रफ फ्लैजिला होगा तो उसको कहते हैं टिंसल टाइप फ्लैजिला या स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला। बाकी इसके अंदर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल इसका पायरेनॉइड होता है।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी यूग्लिनॉइड्स के विद रिस्पेक्ट में आपको क्या बताती है, एनसीईआरटी में हमें बस ये मिलेगा कि एक तो पहली सेल है, 2 फ्लैजिला उस डायग्राम में नहीं दिख रहे थे, पर 2 फ्लैजिला यूग्लिना के बेसिस पे ऐसे आते हैं, एक तो लॉन्ग होगा जो कि टिंसल टाइप होगा, एक शॉर्ट होता है फ्लैजिला। स्ट्रक्चर इसका मैं आपका बनवा दूंगी। आगे की चीजें फोटोसिंथेटिक नेचर है, सेम प्लांट्स के जैसा हमें मिलेगा, पर अगर रात का टाइम है तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें हमें मिला कि पिगमेंट्स इसकी सेम टू सेम आइडेंटिकल हैं प्लांट्स के जैसी, ठीक है। तो ओवरऑल एनसीईआरटी की समरी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अभी कुछ मत लिखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाइट टर्म्स डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना, ओनली एनसीईआरटी का कंटेंट अगर हम लिखें तो अगर सबसे पहले सेल वॉल की बात करें, इसमें है सिलिका की, इसमें है सेलुलोज की प्लेट, यहाँ पे नो सेल वॉल, पर क्या प्रेजेंट है, पहली सेल जो कि कैसे नेचर का है, प्रोटीनेशियस। इसके बाद अगर फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला हमें इसमें नहीं मिलता, फ्लैजिला बस जब रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है तब मिलता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला मिलता है। डाइनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला 2 तरीके का है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स। यहाँ पे भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और जोर से बोल लो अगर नहीं बोल पा रहे हो तो। इसके बाद मेन सेल वॉल और फ्लैजिला की बात हो गई थी। इसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट डायट टर्म्स में कुछ नहीं थी, डाइनोफ्लैजिलेट में स्पिनिंग मूवमेंट होती है और यूग्लिना में होती है क्रीपिंग मूवमेंट। अगर पिगमेंट्स की हम बात करें, पिगमेंट तो यहाँ पे है क्लोरोफिल ए एंड सी, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए एंड सी, यहाँ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। बाकी सब इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मेन आते हैं। तो अब आपको ये चीजें पढ़ के अब थोड़ी सी डिटेल, एनसीईआरटी हमने देखी पर थोड़ा डिटेल लेवल पे हर एक बात देखो यहाँ मेंशन है कि कौन किससे बिलोंग करता है। तो जो क्राइजोफाइट्स है इसके अंदर हमारा क्या क्या आता था, डायटम एंड डेस्मिड, तो ये हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट मीजोकैरियोन, क्यों बोला है मीजोकैरियोन, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट बीइंग ए यूकैरियोट, इसका न्यूक्लियस तो है ट्रू, पर ये कनेक्टिव लिंक प्रोकैरियोट से कैसे शो करता है, ये डिवाइड करता है ए माइटोसिस प्रोसेस से, तो इसीलिए ये मीजोकैरियोन है। यहाँ पे दोनों रीजन हम मेंशन कर देते हैं, यूकैरियोट जैसा तो न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोट के जैसा डिवीजन है ए माइटोसिस, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मीजोकैरियोन्स। यूग्लिना यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं। आगे बात आई हैबिटेट की, हैबिटेट डायटम्स का फ्रेश वाटर था या टेरेस्ट्रियल कंडीशन थी, और जिसमें ये देखा गया कि नीचे जो ओशन है वहाँ पे ये डाई एटोमेशियस अर्थ को बना देते हैं। जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, रेड टाइड बनाते हैं सी के अंदर। जो यूग्लिना है बेसिकली ऐसे पानी में मिलेंगे जो कि फ्रेश है, या तो कोई गीली मिट्टी या स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट क्या होता है, रुका हुआ पानी या ठहरा हुआ पानी, और डैम्प सॉइल मतलब गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पिगमेंट्स ए सी बीटा कैरोटीन ज़ैंथोफिल, सारी पिगमेंट वैसे ही लिखे। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पिगमेंट, रुक जाओ 2 मिनट, पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट। इसके बाद आगे रिजर्व फूड एनसीईआरटी में नहीं है, पहले आता था तो कर लेना, क्योंकि काफी बार क्या पता क्वेश्चंस आ जाए। इसमें क्या है, ये पहले इंपॉर्टेंट होता था। इसके अलावा आगे की कंडीशन की रिप्रोडक्शन कैसा है, देखो एनसीईआरटी में अगेन नहीं है, पर पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे कि यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, ए सेक्सुअल के अंदर एक अनफेवरेबल कंडीशन में स्टेज बनती है, पाल्मेला स्टेज, पहले क्वेश्चंस आते थे यहाँ से। डाइनोफ्लैजिलेट बाइनरी फीजन, ये भी बाइनरी फीजन। अब कंडीशन जब अनफेवरेबल होती है, जैसे मोनेरा में क्या था एंडोस्पोर, वैसे ही यहाँ पे एक स्पोर बनता है स्टेटोस्पोर।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डायटम में है वो एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को चलाता है। यहाँ पे देखा जाता है दोनों तरीके की साइकिल्स मिल सकती हैं जो हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि डायटम के सारे ऑर्गेनिज्म हैं डिप्लॉइड, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड दोनों होंगे। बस बातें कर लो, पढ़ने से तो मतलब है नहीं ना, इतनी बार कह दिया फिर भी। और इसके केस में देखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें सबके स्पेशल फीचर, ये फाइटोप्लैंक्टन था, ओशन में मिलेगा। अगर पानी में पॉल्यूशन ज्यादा हुआ तो डायटम्स नहीं होगा, मतलब गुड इंडिकेटर हो गए वाटर पॉल्यूशन के। आगे देखा गया डिपोजिशन कर देते हैं सिलिका का जो डायटोमेशियस अर्थ बनाता है, पॉलिशिंग एंड फिल्टरेशन में यूज होता है। इसके बारे में हमने देखा रेड टाइड बनाएगा, टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, कोज कर देता है पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। यहाँ पे हमने देखा यूग्लिना, इसके अंदर प्लांट के जैसे पिगमेंट्स हैं, तो ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हो जाएगा। रात के टाइम में डीकम्पोजर था, मतलब ये डीकम्पोजर यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा रहा है, तो इकोलॉजी में ये प्रोड्यूसर भी हो गया, डीकम्पोजर भी हो गया। प्लांट के जैसा भी फीचर हो गया, एनिमल के जैसा भी फीचर यहाँ हो गया। ये है लास्ट कि लोकोमोशन इनका फ्री है। यहाँ पे 2 फ्लैजिला हैं, इस पे का पास भी 2 फ्लैजिला है, ठीक है। और सेल वॉल सिलिका की थी, सेलुलोज की है, नो सेल वॉल, सेल वॉल की जगह है पहली सेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। इस टेबल को अपना कर लाना, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट भी ध्यान रखने, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होता है वो भी। नेक्स्ट क्लास में फंजाई स्टार्ट करेंगे, तो ये नोट्स आपके बन जाने चाहिए, ठीक है।